हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। आप सब ये तो जानते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी एबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी करती है और साथ में जो मानसिक रोग हैं उनके बारे में भी हमें बताती है कि किस तरह के मानसिक रोग होते हैं, या ये बताती है कि असामान्य व्यवहार या कोई भी मानसिक रोग कैसे उत्पन्न होता है, उसके क्या कारण होते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, आप इसको असामान्य व्यवहार मान लें या आप इसको मानसिक रोग मान लें, कि कैसे असामान्य व्यवहार उत्पन्न होता है या क्या कारण होते हैं कि जिससे कि कोई भी मानसिक रोग उत्पन्न होता है। लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि हम केवल एक विचारधारा की बात करें तो सही है, अदरवाइज बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं कि जो ये बताते हैं, जो अपनी अलग अलग तरह की बातें बताते हैं कि कैसे असामान्य व्यवहार या कैसे कोई मानसिक रोग उत्पन्न होता है। आज केवल हम बात करने वाले हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी की, और वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले कुछ दिनों से साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रायड ने दी थी, उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उनके सभी कॉन्सेप्ट पर हमने डिस्कशन किया है, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की बात हो, आपके इड, ईगो और सुपर ईगो की बात हो, डिफेंस मैकेनिज्म आपने समझी होगी जिसमें प्रोजेक्शन है तो रैशनलाइजेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, सप्रेशन है। फिर हम बात करते हैं चिंता के कॉन्सेप्ट की, रियल, न्यूरोटिक और मोरल एंजाइटी, और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो कि 5 स्टेजेस की बात की थी, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। इन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस साइकोलॉजी की पाठशाला में अवेलेबल है। मैं आज इन कॉन्सेप्ट्स को बताने वाला नहीं हूं, मैं केवल ये बताने वाला हूं कि साइको एनालिटिकल मॉडल एबनॉर्मल बिहेवियर को किस तरह से समझाता है, या वो क्या कहता है कि कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में सिगमंड फ्रायड वो ये कहते हैं कि अनकॉन्शियस जो माइंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपकी इंपल्सेस दबी हुई हैं या आपकी डिजायर्स दबी हुई हैं, आपकी जो थॉट हैं वो दबे हुए हैं, मतलब कि जो भी दबा हुआ मटेरियल है जो आपके व्यक्तित्व से संबंधित है या वो आपकी डेली रूटीन से संबंधित है, वो सब के सब आपके अनकॉन्शियस का पार्ट बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि आपने उसको रिप्रेशन या सप्रेशन के माध्यम से उसको अपने अचेतन मन में भेज दिया। लेकिन यह भी बात है कि अचेतन मन में जो भी कुछ चीजें हैं या जिन बातों से, जिन संवेगों से, जिन अनुभवों से, जिन विचारों से, जिन आवेगों से अचेतन मन बना है, वो निष्क्रिय नहीं है। वो क्या है, मन के गहरे स्तर में है, लेकिन वो सक्रिय हैं, वो आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रायड कहते हैं। तो फिर असामान्य व्यवहार कैसे उत्पन्न होता है? अभी मैंने कहा कि जो अचेतन मन है वो आपके पूरे के पूरे व्यवहार को निर्धारित करता है। तो चाहे वो सामान्य व्यवहार हो, चाहे वो असामान्य व्यवहार हो, और जब अचेतन मन में इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अचेतन मन में ऐसे आवेग, ऐसी संवेदना या ऐसे अनुभव होते हैं जो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, या वो अंदर ही अंदर एक ग्रंथि बनाकर रखते हैं, तो उस ग्रंथि का खुलना बड़ा जरूरी है। अगर वो ग्रंथि खुल जाती है, आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया, तो असामान्य व्यवहार उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन वो ग्रंथि मन के अंदर, मतलब कि कौन सा मन, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनकॉन्शियस माइंड, जिसे आप अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन में जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स असामान्य व्यवहार या किसी भी मानसिक रोग का कारण बनते हैं। दूसरी बात करते हैं डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ईगो रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है, और सुपर ईगो मोरालिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। इड, ईगो, सुपर ईगो क्या करते हैं? हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो इड, ईगो, सुपर ईगो की इंटरेक्शन से होता है। मैं अगर
पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं इड ईगो सुपर ईगो मेरे उस व्यवहार में लगे हुए हैं, मतलब कि मेरे व्यवहार के पीछे की जो फोर्स है वो इड ईगो सुपर ईगो आप मान सकते हैं। तो इड ईगो सुपर ईगो की क्या है, अपनी अपनी डिमांड होती है। इड की अपनी डिमांड है क्योंकि वो हमेशा प्लेजर चाहता है, ईगो की अपनी डिमांड है जो कि वास्तविकता में काम करना चाहता है, सुपर ईगो की अपनी डिमांड है क्योंकि वो नैतिकता के ऊपर काम करता है। लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं, मतलब कि तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तब अगर उन तीनों में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप ये मान लेना कि तीन भाई खड़े हुए हैं, तीन दोस्त खड़े हुए हैं और वो एक ही तरफ सोच रहे हैं या उनकी एक ही इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तीन लोग हैं अलग अलग, इड ईगो सुपर ईगो, तीन आदमी हैं मान के चले, और तीनों आदमी की अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, एक पूरब की तरफ जाएगा, एक पश्चिम की तरफ जाएगा, एक उत्तर की तरफ जाएगा। अब आप ये बताएं कि तीनों ही अपनी अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो क्या आपकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आपकी पर्सनालिटी में डिस्टर्बेंसेस आएंगे। लेकिन उसके लिए ईगो का सुदृढ़ होना बड़ा जरूरी है। अगर ईगो सुदृढ़ हुआ, ईगो अगर सारी के सारी आपके इड ईगो, जो इड और सुपर ईगो को ईगो ने कंट्रोल कर लिया तो असामान्यता उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन कभी इड की इंपल्सेस बहुत ज्यादा आ गई, ईगो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सुपर ईगो अपनी तरफ से अलग तरह की सुर अलाप रहा है तो भी ईगो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो फिर इन तीनों के झगड़ों में, इड ईगो सुपर ईगो में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके कारण भी असामान्य व्यवहार व्यक्ति में उत्पन्न होता है या कोई भी मानसिक रोग व्यक्ति में उत्पन्न होता है। तीसरी बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी। फ्रायड तीन तरह की चिंता की बात कर रहे हैं, रियल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और मोरल एंजाइटी। सीधी सीधी बात है कि चिंता के नाम से ही समझ में आता है कि भाई साहब कोई एबनॉर्मल बिहेवियर की बात हो रही है। क्योंकि चिंता में क्या होता है, चिंता का जो सबसे मुख्य सिम्टम होता है वो होता है फियर, मतलब कि डर है। अब डर है मतलब कि चिंता है, और डर असामान्य व्यवहार का लक्षण है, डर किसी न किसी मानसिक रोग का लक्षण है। इसलिए चिंता अपने आप में ही मानसिक रोग है या असामान्य व्यवहार चिंता से प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए इसको चिंता को समझाने की जरूरत नहीं है कि चिंता से कैसे असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो गया। अगर आपने इन सभी पर अगर अलग अलग वीडियो आपने नहीं देखे तो आप साइकोलॉजी की पाठशाला में जाइए, वहां पर इन पर अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं और डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, चिंता उत्पन्न हुई तो चिंता उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ लॉजिकल कुछ उपाय ढूंढता है और उन लॉजिकल उपाय से उस चिंता को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन वो चिंता अगर कम नहीं हुई तो फिर एक दूसरी तरह से डिफेंस मैकेनिज्म करता है। डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें मैंने कहा था प्रोजेक्शन हो सकता है, रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो फिर क्या वो डिफेंस मैकेनिज्म से चिंता को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उन डिफेंस मैकेनिज्म से भी चिंता अगर कम नहीं हुई तो फिर वापस वही है कि साहब पहले ही तो आप चिंता में थे, आपने डिफेंस मैकेनिज्म यूज की और डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने के बाद भी आपकी चिंता कम नहीं हो रही है, तो फिर किस तरफ जाएंगे, तो असामान्य व्यवहार ऑब्वियसली होगा ही होगा। दूसरा पक्ष एक और है। फ्रायड कहता है कि यदि आप बहुत ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी आप यूज कर रहे हैं तो वास्तविकता को आप विकृत कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, आप उस रियलिटी को विकृत करते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। डिस्टॉर्टेड रियलिटी जो होती है ना, कि आपने रियलिटी को डिस्टॉर्टेड किया है, रियलिटी को खराब किया है, तो रियलिटी को पहले ही आप खराब कर रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म से, और ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप यूज करने लग जाएंगे तो आपको पैरानोइया, जो कि एक मानसिक रोग है, वो होने की संभावना हो सकती है। या आप में कोई न्यूरोटिक कोई सिम्टम्स, मतलब कि आप में फिर से और ज्यादा चिंता हो सकती है, फिर डिप्रेशन हो सकता है, आप में फियर हो सकता है, आप में फोबिया हो सकता है, अलग अलग सिम्टम्स उभर कर आ सकते हैं यदि आपने ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज की तो। ज्यादा
कभी कभी तो हम सब करते हैं, लेकिन हमेशा ही आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तब दिक्कत बढ़ सकती है। उसके बाद आते हैं, लास्ट पॉइंट है स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रायड ने 5 स्टेजेस की बात की है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल। अब इन 5 स्टेजेस में व्यक्ति को होकर गुजरना होता है। मतलब कि पहले बच्चा होगा तो ओरल में आएगा, ओरल से एनल में जाएगा, एनल से फेलिक में जाएगा, फेलिक से लेटेंसी में जाएगा, लेटेंसी से जेनिटल में जाएगा। अब इनमें क्या होता है, इन 5 अवस्थाओं में यदि जो विकास है वो अगर ठीक नहीं हुआ, अगर आप इसको और समझ लें कि इन 5 अवस्थाओं में जो 4 अवस्थाएं हैं, सुनिएगा, ओरल, एनल, फेलिक और जेनिटल, लेटेंसी अभी छोड़ देते हैं, इन 4 अवस्थाओं में शरीर में एक उत्तेजना का केंद्र होता है और उस उत्तेजना के केंद्र से कहीं ना कहीं जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वो क्या है, वहां पर काम करती है और वो आपको प्लेजर देती है। यदि उस उत्तेजना के केंद्र में अगर आपको कम प्लेजर मिला, मतलब कि आप ओरल स्टेज में गए और ओरल स्टेज में जैसे 2 चीजें होती है, ओरल बाइटिंग, ओरल सकिंग, तो उत्तेजना का केंद्र क्या हो गया, मुंह। अब जब उत्तेजना का केंद्र मुंह हुआ, अगर आपको उस जगह मतलब कि ओरल स्टेज में अगर आप फिक्स हो गए, क्यों, जब किसी भी अवस्था में जब ज्यादा प्लेजर मिलता है तो भी व्यक्ति वहीं रहना चाहता है और कम प्लेजर मिलता है तो वो सुख और लेना चाहता है, क्यों, क्योंकि मुझे कम सुख मिला है। तो वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो जब फिक्सेशन होता है तो फिक्सेशन मतलब उस अवस्था में रुक जाना। आप बड़े तो हो रहे हो, एज से तो आप बड़े हो जाओगे, लेकिन क्या है, आपका व्यवहार उसी अवस्था का होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कोई 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा अंगूठा चूस रहा है। अब अंगूठा चूस रहा है तो अंगूठा जो चूसने वाली जो प्रोसेस है या चूसने वाली जो रिस्पॉन्स है वो ओरल स्टेज की है, मतलब कि जन्म से लेके 18 महीने के बीच की अवस्था है, लेकिन वो 10 साल में अंगूठा चूस रहा है। इसका अर्थ यह है कि उस बच्चे को ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो गया है। अब यह बताएं कि वो असामान्य व्यवहार है या नहीं है। इसी तरह से कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर या कोई मेंटल इलनेस डेवलप होती है। तो यहां पर अब आपने समझा होगा कि अनकॉन्शियस कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए उत्तरदायी है। फिर इड ईगो सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तब भी एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप हो सकता है। चिंता की बात करें तो चिंता तो एबनॉर्मल बिहेवियर है ही। अगर डिफेंस मैकेनिज्म आप चिंता को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए या अपने ईगो को हर्ट होने से बचाने के लिए आप यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो भी एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप हो सकता है। फिर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की इन अवस्थाओं में, जिन अवस्थाओं में आपका विकास होता है, यदि वहां पर अवरोध उत्पन्न होता है, वहां पर फिक्सेशन आ जाता है, तब भी आप में असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो सकता है। यही है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, या मैं कहूं साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, या आप कहें साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी, साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ मेंटल इलनेस, आप किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। यह टॉपिक आज का यहां पर कंप्लीट हो गया। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।